Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 16th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. First of all, we are going to review the last day questions or topics, which we have already discussed in last session. So first of all, just have a relook to revise that how much of the content and concepts you have retained in your mind. The first question is number 1. Who won the Grammy Award for Album of the Year 2024? You know, लास्ट सेशन में हमने ग्रैमी अवार्ड्स को डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे. नाउ आप रिवाइज कीजिए और मुझे कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है. ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर में किसको मिला है? आप रिप्लाई कीजिए. देखो, ये मिला है टेलर स्विफ्ट को. एल्बम ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को. क्या आप में से कोई बता सकता है कि इनको जिस एल्बम के लिए अवार्ड मिला है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एल्बम? उस एल्बम का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? कौन से फील्ड में ग्रैमी अवार्ड्स अवार्ड किए जाते हैं? क्या मूवी और साइंस? मूवी मींस बेस्ट मूवी ऑन साइंस? नो. आप मुझे कमेंट में बताइए. बेस्ट बुक ऑन फिक्शन? नो. बेस्ट एल्बम ऑन स्पेस साइंस? नो. म्यूजिक रिलेटेड अचीवमेंट्स? यस. You know, Grammy Awards are associated with the field of music. तो ये अवार्ड मीन्स ऑलवेज किस फील्ड में दिए जाते हैं? म्यूजिक रिलेटेड अचीवमेंट्स के लिए दिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैमी अवार्ड इज अ प्रेस्टिजियस एक्कोलेड प्रेजेंटेड एनुअली. ये देखो कैसे दिए जाते हैं? एनुअली. बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है? क्या मोशन पिक्चर ऑफ अकेडमी देती है? नो. क्या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक? नो. ये दिए जाते हैं द रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं ये, और इन रिसेंट एग्जाम्स में भी देयर हैव बीन सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग सच अवार्ड्स. सो इसका आंसर था रिकॉर्डिंग अकेडमी. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. व्हाट सॉन्ग वाज अवार्डेड Record of the Year at the 2024 Grammy Awards? तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए कौन से सॉन्ग को जो है ये वाला ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो क्या पीसेस के लिए? क्या हैप्पियर देन एवर के लिए? क्या मॉन्टेरो के लिए? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. कॉल मी बाय योर नेम, ये इनका जो है सॉन्ग है, उसके लिए मिला है. इस सॉन्ग को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सॉन्ग का अवार्ड, दैट इज ग्रैमी अवार्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच इंडियन म्यूजिक ग्रुप हैज बीन अवार्डेड द ग्रैमी अवार्ड इन 2024? कौन से इंडियन म्यूजिक ग्रुप को इस बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये अवार्ड है आपका शक्ति ग्रुप. आपको पता होगा इसमें इंडिया के और जो है अदर कंट्रीज के पीपल भी इसके मेंबर थे, तो उनको ज्वाइंट जो है फॉर्म में अवार्ड मिला है उनके म्यूजिक के लिए. तो ये हो गया हमारा कल का रिवीजन, और अब हम मूव करते हैं आज की न्यूज के लिए. सुप्रीम कोर्ट रूल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अभी कल एक डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और उन्होंने अभी एक स्कीम जो चल रही थी काफी समय से, दैट वाज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है. आइए देखते हैं क्या इसका कंटेक्स्ट है. इन अ लैंडमार्क यूनानिमस जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्ट्रक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम. कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बताया ही है, साथ में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, ये मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है. मींस ये सब मनमानी स्कीम है
और ये क्लियरली दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आइए क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। ये जिस बेंच ने ये डिसीजन दिया वो 5 जज की बेंच थी। ठीक है, और इसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा इस बेंच में कि देखो, द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग अंडर आर्टिकल 19(1) सब आर्टिकल 1 इज वायलेटेड। तो कोर्ट का कहना है कि ये जो आर्टिकल्स है 19(1) का एक, ये प्रोवाइड करता है वोटर्स के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल फंडिंग, कि हम किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, किस कैंडिडेट को हम वोट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में वी शुड हैव बेसिक इंफॉर्मेशन कि हम किस पॉलिटिकल लीडर को, किस पार्टी को हम वोट कर रहे हैं, तो उसकी फंडिंग कहां से आ रही है। इतना बेसिक राइट प्रत्येक मींस एवरी वोटर के पास में होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल बॉन्ड की स्कीम थी, ये हमारे यहाँ वोटर के जो बेसिक ये वाला राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन 19 का 1(1) का ए, इसको वायलेट कर रही है, इसलिए हम इसको स्टक डाउन करते हैं। और क्या कहा, स्कीम ऑथराइज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट्स, मींस पॉलिटिकल पार्टीज को जो बड़ी फंडिंग आती है वो कहां से आती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती है। आपको पता होगा कि देखो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके हजारों और लाखों करोड़ रुपए के टर्नओवर हैं, उनके जो है बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो वही पॉलिटिकल पार्टीज को करती है फंडिंग। क्या कोई रिक्शा चलाने वाला इनको फंडिंग करेगा? नहीं, किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग रिक्शा या किसी गरीब आदमी के पास में से नहीं आती है। तो ये फंडिंग कहां से आती है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं वही इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को या मेंबर्स को, कैंडिडेट्स को जो है फंडिंग करते हैं। अब वो अगर फंडिंग करते हैं तो बदले में कुछ तो चाहेंगे। आइए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इस पर रीजंस दिए हैं कि हम इसको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम प्रोवाइड्स ब्लैंकेट एनोनिमिटी टू पॉलिटिकल डोनर्स, मींस कौन आदमी पॉलिटिक्स में कितना डोनेशन दे रहा है उसको ब्लैंकेट एनोनिमिटी प्रोवाइड की गई है कि किसी को पता ही नहीं लगता कि किस पार्टी को किसने कितना डोनेशन किया। इसमें जो रिच कॉर्पोरेशंस हैं उनको अनलिमिटेड डोनेशन जो है पॉलिटिकल डोनेशंस की परमिशन है, को कितना भी दे सकते हैं इस तरह से, बिकॉज जब किसी का नेम ही सामने नहीं आएगा तो क्या पता चलने वाला है किसने किसको जो है कितना डोनेशन दिया। बेंच ने कहा कि इस स्कीम को लाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, द कंपनीज एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए थे वो वायलेट करते हैं द वोटर्स राइट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग, आर्टिकल 19 के अंदर में ये इसको वायलेट करते हैं। और क्या है, दिस इज वायलेटिव ऑफ द फ्री प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को मींस अनलिमिटेड फंडिंग आएगी, फाइनेंशियल फंडिंग आएगी, तो फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे रह जाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी के पास में मींस मोर अमाउंट फंडिंग आएगी वो इलेक्शंस को अपनी तरफ मोल्ड कर सकती है, फिर वैल्यू रह जाएगी किसकी, मनी की। फिर उसमें आइडियोलॉजी या आइडियाज या ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, इन सारे वैल्यूज की कोई मींस वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो फिर सारा का सारा खेल किससे होगा, वो फिर पैसे से होगा। तो फिर 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा, बिकॉज सारी की सारी चीजें विल बी डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल फंडिंग बाय द वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेस। तो फिर वो पॉलिसीज भी जब आएंगी तो उन्हीं के पसंद की आएंगी। द एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रोमोटेड करप्शन एंड अ कल्चर ऑफ क्विड प्रो क्वो, मींस इनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिसमें एब्सोल्यूट फंडिंग आपको दी गई है, कितना भी फंड कर सकते हैं, और नॉन डिस्क्लोजर का भी उसमें क्लॉज है कि किसी को बताया नहीं जाएगा कि किसने जो है पार्टी को कितना फंड किया। अब इससे क्या बन रहा है, इससे एक नेक्सस बन रहा है, कैसा एक कल्चर बन रहा है, क्विड प्रो क्वो। ये क्या है, क्विड प्रो क्वो है, इट मींस आप ये ए बी को कुछ देगा और बी ए को वापस उसके रिटर्न में कुछ देगा। तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ देंगे, बदले में पॉलिटिकल पार्टीज जब अपनी गवर्नमेंट फ्रेम करेंगी तो इनके कॉर्पोरेट की पसंद की पॉलिसीज भी बनाएंगी, इसको कहते हैं क्विड प्रो क्वो। अब इसी से ये जो पॉलिटिकल बॉन्ड है करप्शन को भी क्या कर रहे हैं, मींस बढ़ा रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, बिकॉज
इसमें ये किसी को पता ही नहीं लगता कि कितना फंड जो है इसमें रेज किया जा रहा है, कहाँ से किया जाए। तो मनी और पॉलिटिक्स का एक नेक्सस बन जाता है फिर इससे कि आप हमें मनी दो, ठीक है, और पॉलिटिक्स आपको क्या देगी, पॉलिटिक्स आपको देगी आपकी पसंद की इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना, लीगल जो है रेगुलेशंस, रूल्स, ये सारी चीजें बदले में आपको मिलेंगी। तो उनको क्या मिलेगा बदले में, बेनिफिट। द स्कीम अलाउड ह्यूज कंट्रीब्यूशंस बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस विद मेजर बिजनेस स्टेक्स इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रही है उसमें जो बहुत सारा ह्यूज कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ही हम एमएनसी बोलते हैं। एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मींस किसी एक कंट्री तक ये लिमिटेड नहीं होती, दे हैव देयर बिजनेस इन मल्टीनेशनल टेरिटरीज, तो इसलिए इनको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एमएनसीज की तरफ से बहुत फंडिंग आती है और वो बदले में फिर एमएनसी की पसंद के कानून बनाते हैं, पॉलिसीज लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वोटर वर्सेस डोनर। अब वोटर और जो डोनर का जो कॉन्सेप्ट मींस, अब वोटर की कौन वैल्यू करेगा। देखो, जब इनको जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वहां से अगर फंडिंग मिलेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज किसकी बात को प्रायोरिटी में देंगे, उस कॉर्पोरेट हाउस की। क्या फिर वो वोटर की जो डिमांड्स होंगी, बेसिक नीड्स उसकी होंगी, क्या वो उस पर फोकस करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो वोटर वर्सेस डोनर का फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा कि वोटर कहीं पीछे छूट जाएगा और डोनर आगे निकल जाएगा, बिकॉज जो जितना पैसा दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज को, वही फिर अपनी पसंद की पॉलिसीज भी बनवा लेगा। द स्कीम एंड द अमेंडमेंट्स प्रोमोटेड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो स्कीम है इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है, बिकॉज जिसके पास में बहुत पैसा है वो अपने उस मनी को यूज करके गवर्नमेंट से अपनी पसंद की पॉलिसी बनवा रहा है। जब गवर्नमेंट उसको उसकी पसंद की पॉलिसीज बना करके दे रही है तो बदले में उसको क्या होगा, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, अगेन फिर से वो पैसे वाला होगा और उसके पास में मनी आएगा। जबकि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है फिर उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो गरीब आदमी गरीब रहता चला जाएगा। द कोर्ट एग्रीड दैट फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी कवर्स अ पर्सन्स पॉलिटिकल एफिलिएशन। जब गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट किया गया कि जो है ये तो मींस एक इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट है कि वो ये किसी को ना बताए कि वो किस पार्टी के साथ में एफिलिएशन रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि फंडामेंटल राइट है दैट यू कैन हैव अ प्राइवेसी रिगार्डिंग योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, बट उन्होंने कहा कि इट शुड बी बैलेंस। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का एंड द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन का। देखो, आप अपनी प्राइवेसी को रखिए बचा करके कि आप कौन सी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन वोटर्स का जो राइट है ये जानने का कि हम जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं उसकी कहाँ से फंडिंग आ रही है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारे डिसीजन वोटर किस बेसिस पे लेता है, वोटर डिसाइड करता है उस पॉलिटिकल पार्टीज के बैकग्राउंड के बेसिस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब जो वोटर हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनका वायलेशन है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे उनको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कह दिया कि ये इसमें आपको एक्सेप्शन बिल्कुल इस तरीके का नहीं मिलेगा कि आप एनोनिमिटी का प्रिंसिपल लेकर के आगे बढ़ जाए। द कोर्ट रबिस्ड द गवर्नमेंट के क्लेम को कि स्कीम वाज मीन टू कर इंजेक्शन ऑफ ब्लैक मनी। कोर्ट ने कहा बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्गुमेंट था वो ये था कि हम इसके थ्रू बहुत सारे ब्लैक मनी को भी इंजेक्ट होने से रोक सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते इस आर्ग्यूमेंट को। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, ये डिसीजन क्यों था और इस पॉलिटिकल बॉन्ड स्कीम जो थी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। नाउ अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी की विजिट हुई, कहां पर, कतर में। कतर में इनकी विजिट हुई है काफी इंपॉर्टेंट टाइम में जब कतर की गवर्नमेंट ने इंडिया के जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे उनको रिलीज कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। ऐसा क्या था, देखो सबसे पहले जान लीजिए
कि उन्होंने हमारे इंडिया के जो 9 नेवी ऑफिसर्स थे उनको रिलीज कर दिया, वो एक्स सर्विसमैन थे। ठीक है। दूसरा, यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आती है कि इन 8 के 8 नेवी ऑफिसर्स को इनको जो है मींस डेथ पेनल्टी मिली हुई थी। इनको फांसी की सजा जो है सुनाई थी एक जो है लोअर कोर्ट ने वहां पे। देखो, इन पर जो एलिगेशंस थे इनके अगेंस्ट में वो थे कि इन्होंने एस्पियोनेज किया है, मींस इन्होंने जासूसी की है कतर के अगेंस्ट में और इजराइल के समर्थन में। ठीक है, ये इन पर ब्लेम थे। तो जनरली जब ऐसे ब्लेम लगते हैं किसी अदर कंट्री में, और वो भी बिकॉज ये नेवी के ऑफिसर्स रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अपने उन पर्सन्स को उस कंट्री से बाहर लाना मींस बहुत 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 टफ होता है। मोस्टली ऐसे केसेस में वो पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों की, और वो जैसे सपोज करो पाकिस्तान में होता यही मैटर। तो इंडिया के बहुत सारे लोग आज भी पाकिस्तान की जेल्स में जो है अपना जीवन काट रहे हैं और उनको आज तक वापस नहीं लाया जा सका। तो ऐसे एस्पियोनेज के केसेस में मोस्टली उनको बेल नहीं मिलती, उनको बाहर आने के चांसेस नहीं मिलते। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी की एक बड़ी मींस विक्ट्री है कि हम उनको वापस लेकर के आए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है गए थे, तो कतर के जो शेख हैं तमीम बिन हमद अल थानी, आप ध्यान रखिएगा कि कतर का हेड कौन है, तो शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनको थैंक्स भी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पर्सनली मिल करके, और जो है उनको इनवाइट भी किया कि आप आइए कभी इंडिया और आपकी खातिरदारी करेंगे। कैपिटल क्या है कतर की, यह है दोहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप बताइए मुझे कि कतर की कैपिटल दोहा है, तो कतर की जो करेंसी है वहां की वो क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप कमेंट्स में जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। नाउ अभी ये एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल सेक्शन में द हिंदू के में, और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके लिए जो लीगल वर्ल्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली जो क्लैट या लॉ वगैरह उसके लिए क्या कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या आर्टिकल है, इसमें काफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी किस पर, ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस, ये एक कमेटी है जिसके सब्जेक्ट्स हैं ये वाले इश्यूज। तो इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है। वो रिपोर्ट किस पर है, लीगल एजुकेशन इन इंडिया, इसके रिगार्डिंग में ये रिपोर्ट है। और उन्होंने कुछ हमारे यहाँ जो लीगल एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फाइंड आउट किया है, एंड ऑल्सो हैव गिवन सम रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव लीगल एजुकेशन इन इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारी जो है रिकमेंडेशंस भी दी है। इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया, तो सिंस इंडिपेंडेंस जो लीगल एजुकेशन है उसको उतना ज्यादा इम्पेटस नहीं मिला, उतनी प्रायोरिटी उसको नहीं मिली इफ वी कंपेयर द लीगल एजुकेशन विद मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। तो आपको पता होगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में आज भी बहुत सारा क्रेज है और ज्यादा फोकस इंडिया में इन दो एजुकेशन पर हमारे यहाँ रह गया है, जबकि लीगल एजुकेशन को बहुत ज्यादा हम प्रायोरिटी नहीं दे पाए, ऐसा मानना है ये जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। थिंग्स स्टार्टेड, देखो 1990s में हमारे यहाँ लीगल एजुकेशन को लेकर के चीजें चेंज हुई, और उस समय फिर हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, जिसमें आज आप एडमिशन लेना चाहते हो। अदरवाइज उससे पहले ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट और इस लेवल पर नहीं हुआ करता था। बॉयड बाय द विंड्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर आया उस समय, तो इंडियन इकोनॉमी में 1990s थ्रू अप मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉयर्स के लिए बहुत सारा क्या मिला, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मिल करके आई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो लॉ स्टूडेंट थे, यंग पर्सन थे, उन्होंने भी लॉ में अपना करियर बनाने का सोचा, बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले लॉ में करियर बनाने वाले कुछ चुनिंदा लोग होते थे, फ्यू पीपल हुआ करते थे, वो भी बहुत ज्यादा एमिनेंट फैमिली के जो होते थे, या उनके पास बहुत पैसा होता था ब्रिटेन वगैरह पढ़ने जाने के लिए, तो वही इस फील्ड में हुआ करते थे। बाद में जब ये जो एनएलयूज का कॉन्सेप्ट आया, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एनएलयू से ग्रेजुएशन किया और अच्छी अच्छी फर्म्स में उनको जॉब मिली, और बहुत सारे लोग बाहर जो है हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने गए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको रोड्स और शेवनिंग की क्या मिली, स्कॉलरशिप मिली।
रोड्स एंड शेवनिंग। आप ध्यान रखना कि वर्ल्ड में लीगल एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलती है ये सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप में काउंट होती है, रोड्स की और शेवनिंग की। ये जो है ब्रिटिश जो है मींस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने के लिए आपको मिलती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, या उनमें और भी बैकग्राउंड जो है फंडिंग होती है। ठीक है, अब इनमें ये ठीक है बहुत सारे लोगों को फंडिंग मिली, लेकिन और हाँ दूसरी बात भाई हमने एनएलयूज को भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं हुआ कि हमारे गवर्नमेंट या हमारे मींस ऑल ओवर इंडिया के सारे जितने भी लीगल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो सब चेंज हो गए, नहीं। फिर भी आज हमारे पास में 80 ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेडियोक्रेसी है। मींस बाकी के अगर हम जैसे मैं कहूँ कि इंडिया में मात्र 5% स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे होंगे जो नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में है या बहुत टॉप क्लास है। बाकी तो 90 या 95% जो कॉलेजेस हैं जो लीगल एजुकेशन देते हैं वो सब क्या है, मीडियोक्रेसी का ही तो मींस हिस्सा बने हुए हैं, वो एवरेज है। ठीक है, वो टॉप में काउंट नहीं होते। तो ये हमारे लिए इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एनएलयूज ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ किया, लेकिन बाकी हमारा जो मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस थी, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो आज भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। अब अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इंडिया की केवल दो ऐसी जो इंडियन लॉ स्कूल्स हैं, एक तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलयू बेंगलोर। ये दो ऐसे हैं जो वर्ल्ड के टॉप 50 में काउंट किए जाते हैं। अदरवाइज बाकी सबको छोड़ दें तो उनका इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस हमको दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, यहाँ पर कमेटी का मानना है कि जो अभी तक लीगल एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है कौन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उनका मानना है कि बीसीआई के कंट्रोल को हमको लीगल एजुकेशन से कम करना होगा। बीसीआई हालांकि उसका भी मानना ठीक है कि एक मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए जो है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उनका मानना है कि बीसीआई की बजाय इसके लिए क्या हो, एक पर्टिकुलर बॉडी हो, और उन्होंने उसका नाम दिया है एन इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसका नाम हो नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पर इस कमेटी ने, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि दे शुड एस्टैब्लिश एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी और इंस्टीट्यूशन दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए अपनी अलग इसी तरीके की बॉडीज हैं, मेडिसिन के लिए अलग से बहुत सारी बॉडीज हैं, लेकिन लीगल में भी ऐसी ही कोई बॉडी होनी चाहिए जो लीगल एजुकेशन को सपोर्ट करे, उसमें रिसर्च और फंडिंग को जो है कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। और हमको क्या चाहिए कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें लीगल जो एमिनेंट लीगल एकेडमिशियंस हैं वो आए और देखो इसको हेड करें, इसके मेंबर हम उनको बनाएं। और इनका कहना है ये जो रिकमेंडेशंस दी हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं दी, बल्कि जो एमिनेंट लीगल एकेडमिशियंस हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है, बिकॉज ये मेंबर थे इसके पार्लियामेंट्री कमेटी के। देखो जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म होती हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है उनकी रिकमेंडेशंस के लिए। उन्होंने रिकमेंड दिया है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हम बहुत सारे जजेस को वहाँ हम प्रैक्टिस के लिए बुला सकते हैं, टीचिंग के लिए। वो बहुत सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको हम उसमें बुला सकते हैं। प्लस उन्होंने कहा कि बोल्स्टरिंग रिसर्च, मैनी ऑफ इंडिया 1700 और लॉ स्कूल्स प्रिंसिपली फोकस ऑन टीचिंग विद स्कैंट अटेंशन ऑन रिसर्च। इनका कहना है कि देखो इंडिया के जो ज्यादातर कॉलेजेस हैं जो लीगल फील्ड में काम करते हैं वो केवल टीचिंग पर फोकस करते हैं, रिसर्च पर उनका कोई फोकस है ही नहीं। तो रिसर्च में, लीगल रिसर्च में इंडिया बहुत पीछे रह चुका है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है, बैकवर्ड है। कैसे कि इंडिया इज चीफली द कंज्यूमर ऑफ लीगल नॉलेज मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर हम बस लीगल नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि रिसर्च करके कुछ वर्ल्ड को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी फैक्ट की तो 800 लॉ जर्नल्स ग्लोबली इंडेक्स्ड इन स्कोपस में। ये स्कोपस एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस है जिसमें लीगल फील्ड के जितने भी जर्नल्स हैं वो भी टॉप क्लास है, उसमें अभी तक उसकी लिस्ट में 800 क्या है इंक्लूडेड है, और वो सब कहाँ के हैं, मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। इसमें बेयरली अ हैंडफुल आर इंडियन लॉ जर्नल्स हैं, इसमें कुछ मींस
बहुत ही कम मात्रा में 2 से 4 ऐसे हैं इस 800 में जो हमारे मींस इसमें लिस्ट में इंक्लूडेड है। अदरवाइज इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा लीगल रिसर्च करके किसी को सप्लाई नहीं की जा रही वर्ल्ड में, बट हम ओनली कंजम्पशन कर रहे हैं लीगल नॉलेज का। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि पुअर लेवल ऑफ रिसर्च इन इंडियाज लॉ स्कूल्स। हमारे यहाँ टीचिंग पर फोकस किया जाता है जबकि रिसर्च पर कोई फोकस नहीं हो रहा। कमेटी ने ये एम्फसाइज किया कि नीड टू प्रायोरिटाइज एंड प्रमोट रिसर्च इन लीगल एजुकेशन। हमें रिसर्च पर फोकस करना होगा लीगल फील्ड में, और उससे हमको क्या मिलेगा कि टू बेटर टीचिंग आउटकम्स एंड हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। मींस हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को टीचिंग करके एग्जाम पास करने के बाद मींस बाहर जाकर के मींस निकाल दिया जाए, एजुकेशन हो गई, उनकी डिग्री उनको मिल गई, लेकिन इससे केवल काम चलने वाला नहीं है। वी कैन नॉट compete विद वर्ल्ड इन लीगल एजुकेशन। तो जैसे आइंस्टीन ने कहा था once upon a time कि द वैल्यू ऑफ अ कॉलेज एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ मेनी फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। हमको किसी हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फैक्ट लर्न करने से काम नहीं चलने वाला। हमको अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होगा इसके लिए, थिंकिंग के लिए, कि वो सोच सकें, क्रिटिकली थिंक कर सकें, चीजों को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को इंटर रिलेट करके किसी डिसीजन पर पहुंच सकें। और हमको वर्ल्ड क्लास के ग्लोबल फैकल्टी चाहिए। अच्छा, अब ये सब कहना इजी तो है लेकिन करना आसान नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, अब इसकी अब तक हमने बात की किस पर, कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड, मींस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो हमको क्या करना होगा, ऑगमेंटिंग द रिसर्च इकोसिस्टम हमको इंक्रीज करना होगा, और उसके लिए हमको चाहिए ग्रेटर नीड ऑफ और स्टेट फंडिंग की हमको उसके लिए रिक्वायरमेंट है। और जितने भी हमारे इंडिया के लॉ स्कूल्स हैं उनको ग्लोबलाइज वर्ल्ड के साथ में हम कनेक्ट करें और उनको बूस्ट करें। बाकी ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने ये जितनी भी रिकमेंडेशन दी है वो ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्ट है उस सबको ध्यान में रखते हुए दी है। उन्होंने रिकमेंड किया है कि हम लीगल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम लेकर के आए, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम लेकर के आए। सपोज कि डीयू के स्टूडेंट कभी लंदन जाएं, तो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स कभी यहाँ डीयू में आए या एनएलयू में आए, तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमको चलाने होंगे। इन सम ऑफ द अदर सजेशंस उन्होंने जो दिए, उसमें कुछ सजेशंस ऐसे हैं कि जिनको हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा। मींस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी अभी मिली नहीं है, तो वी शुड प्रोवाइड हायर जो है प्रायोरिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो इस सब के लिए हमको क्या करना होगा कि पहला रिकमेंडेशन वो देते हैं कि क्या करना होगा, लीडरशिप पोजीशंस। तो जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं और उन यूनिवर्सिटीज के जो लीडर्स हैं, इट मींस लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो उसके जो डीन हैं, उसके वाइस चांसलर्स हैं, उन पदों पर, उन पोस्ट पर ऐसे पर्सन्स को लेकर के आओ जिनका ब्रिलियंट और मींस बहुत ज्यादा ब्राइट करियर रहा है, किसमें, वो भी स्पेशली रिसर्च में। तो रिसर्च फील्ड वाले जो लीडर्स हैं उनको लेकर के आओ, उनको बनाओ वाइस चांसलर्स या डीन ऑफ दीज फैकल्टीज, लॉ फैकल्टीज, ना कि अदर पर्सन्स को। बिकॉज कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है यूनिवर्सिटीज में कि जो वाइस चांसलर्स किसी पॉलिटिकल पावर की वजह से उस पद पर बैठ जाते हैं, तो जो टैलेंटेड प्रोफेसर्स होते हैं उनसे वो घृणा करते हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। और ये इंडिया में रिसर्च के लिए एक बड़ी बॉटलनेक है, ठीक है, बॉटलनेक है, और उसकी वजह से इंडिया में एक्सीलेंट लेवल का रिसर्च हम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, हमको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि ये जो रिसर्च की प्रॉब्लम्स हैं वो केवल मनी से या वक्त से या फंडिंग से सॉल्व नहीं की जा सकती, बिकॉज ये प्रॉब्लम कैसी हैं, ये प्रॉब्लम है एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स। सेकंड जो रिकमेंडेशन देती है कमेटी या जो राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि बूस्ट द कल्चर ऑफ लीगल रिसर्च। इनको जो कल्चर हमारे यहाँ है केवल टीचिंग का, डिग्री कलेक्ट करने का, उसकी बजाय हमको लीगल रिसर्च पर काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च वाले स्कॉलर्स को हमें लाना होगा। जैसा कि एक बार जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि अ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, मानवता के लिए खड़ी होनी चाहिए, फॉर टॉलरेंस के लिए हो, फॉर रीजन के लिए हो, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज, नए नए आइडियाज पर काम करे, फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ, और वो सच की खोज में लगे। मीन्स द यूनिवर्सिटी शुड बी
to work in the field of tolerance, humanism, region, adventure of ideas and search of truth. उसके लिए काम करना चाहिए यूनिवर्सिटी को. A law school of any other academic institution can accomplish this goal only if academicians are free to offer their well-researched views. Means जो हमारे academicians हैं, assistant professors, deans, vice chancellors या और भी जो scholars हैं, उन सबको हमें फ्री करना होगा. तब कैसे कि उनको कोई भय ना हो, कोई फियर ना हो. They can continue their research and they are able or they can be made able to share their views. तो पार्लियामेंट्री कमेटी का ये जो इंटरवेंशन अभी आया है, जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं, तो उसमें हमको चाहिए कि वन एक्सपेक्ट्स ऑल स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुगेदर. कि इंडिया में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इट मीन्स चाहे वो मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बीसीआई हो, गवर्नमेंट हो, है ना, या अदर जो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, स्टूडेंट्स हों, फैकल्टीज हों, उन सबको और प्लस गवर्नमेंट की फंडिंग, इन सबको मिलकर के एक साथ काम करना होगा. तब हम इंडिया में अपनी लीगल एजुकेशन को हायर लेवल पर लेकर के जा पाएंगे. सो वी कैन बिकम द सप्लायर ऑफ लीगल नॉलेज इंस्टेड ऑफ जस्ट द कंज्यूमर of legal knowledge. So this was the very important article for the students who are preparing to make their career in legal field. So we have discussed various news and we also revised previous day newspaper through questions, and again I will have 5 questions from today's session to make revise of all the ideas which we have discussed today. So we are going to end today's session. Keep it up and stay motivated. Thank you. Bye bye. Take care.